अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी कार्ड बिगा सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में मेंशन है कि लिपिड्स कलेक्टिव नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। फॉर द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिपिड्स एक कलेक्टिव नेम है, जैसे कि फैट्स, ऑयल्स, वैक्सीज, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ के लिए हम किस लिपिड्स का वर्ड कलेक्टिव वर्ड में यूज करते हैं। लिखा गया देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसोल्यूबल इन वाटर। कहा जा रहा है कि ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का और ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, यानी वाटर हेटिंग है। लिखा गया बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो होता है ये सोल्यूबल होता है, जैसे कि एसीटोन, अल्कोहल, ईथर वगैरह में। ठीक है। लिपिड्स आर कंपोज ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि वहां पे भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने थे। लिपिड्स के बारे में भी लिखा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं, लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है कि इसमें ऑक्सीजन की जो होती है हमारे पास मात्रा या मिकदार जो होती है वो कम होती है। दे हैव रिलेटिवली लेस ऑक्सीजन इन प्रोपोर्शन टू कार्बन एंड हाइड्रोजन देन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स में जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो हमारे पास कम होती है। एक मिसाल दी जा रही है आपके पास, जैसे कि टिस्टेरिन एक सिंपल लिपिड है। ट्रिस्टेरिन एक सिंपल लिपिड है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H10O6। अब आप इसमें मेंशन गौर से देख सकते हैं कि C57H10O6 में ऑक्सीजन की जो हमारे पास क्वांटिटी है वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा अमाउंट में मौजूद है। देन कहा जा रहा है कि ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के ज्यादा होने की वजह से दे कंटेन द डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन द कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में लिपिड्स में एनर्जी इसलिए ज्यादा होती है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेंज होती है वो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होती है। देखिए कि इन जनरल लिपिड्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हम जनरल बात करें तो लिपिड्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ओवरऑल हम फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं अब। सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं जैसे कि ट्राइग्लाइसराइड्स। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स, यानी स्टीरॉइड्स केमिकल मैसेंजर के तौर पे काम करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो वो सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के तौर पे होते हैं। एनर्जी स्टोरेज का काम जो है वो ट्राइग्लाइसराइड्स हमारे पास करते हैं। ओवरऑल लिपिड का फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन का, वाटर प्रूफिंग का, इंसुलेशन का या बायोन्सी का भी होता है। ठीक है। बायोन्सी के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को फ्लोटिंग यानी तैरने में मदद करती है, जैसे कि फिश हम देख सकते हैं फिश में तैरने का काम जो होता है वो बायोन्सी की वजह से होता है। इंसुलेशन का मतलब होता है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इंसुलेट करना, ये भी जो है वो लिपिड्स का ही काम होता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में लिखा है कि लिपिड्स को हम सिंपल लिपिड्स, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और ड्राइव्ड लिपिड में क्लासीफाई कर सकते हैं और इसको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में। सिंपल लिपिड्स के बारे में लिखा हुआ कि ये फैटी एसिड्स और अल्कोहल्स के ईस्टर्स और ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल्स, यानी इसमें फैटी एसिड्स मौजूद है जो ईस्टर से मिलकर बने और अल्कोहल्स वगैरह मौजूद है, जैसे असाइल ग्लिसरॉल के बारे में लिखा है, फैट्स और ऑयल्स, वैक्सीज के बारे में लिखा है। ठीक है। ये सिंपल लिपिड्स होके। दूसरी टाइप हमारे पास जो है वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड की है। इसके बारे में लिखा हुआ कि अल्कोहल और फैटी एसिड के अलावा अदर ग्रुप्स भी इसमें मौजूद होते हैं, जैसे कि फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन इसमें मौजूद होते हैं। डिराइव्ड के लिपिड के बारे में लिखा हुआ कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास टर्पीन्स है, स्टीरॉइड्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह और कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं असाइल ग्लिसरॉल, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड। ये मतलब ओवरऑल इसको डिस्कस किया कि तीनों टाइप्स को ओवरऑल करके डिस्कस किया गया यहाँ पे। असाइल ग्लिसरॉल हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे पास सिंपल लिपिड की टाइप है। असाइल ग्लिसरॉल को अगर आप देखें, मोस्ट एबेंडेंट लिपिड इन द लिविंग थिंग्स आर असाइल ग्लिसरॉल। जैसे हमने पढ़ा था कि मोस्ट एबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो था वो पॉलीसेक्राइड था, या हम सेलुलोज को भी कहते थे। इसी तरह मोस्ट एबेंडेंट लिपिड जो है हमारे पास वो असाइल ग्लिसरॉल है। असाइल ग्लिसरॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड्स। ये ईस्टर्स हैं, इसमें ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड शामिल है। अच्छा, लिखा कि ईस्टर कैसे बनता है, यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पे एक अल्कोहल मौजूद है जिसे हम मेथनॉल कहते हैं। मेथनॉल जब रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड यानी एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास वाटर रिमूव हो जाता है यहाँ से और मिथाइल एथेनोएट यानी एक ईस्टर बन जाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप अच्छे से आते हैं तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि मेथनॉल एक अल्कोहल है और इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड जो हम वो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए वर्ड यूज करते हैं, और एथेनोएट वर्ड एट जो है वो ईस्टर के लिए होता है या एस्टर के लिए होता है। तो हमने कहा कि मेथनॉल और इथेनोइक एसिड जब कंबाइन करते हैं तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है वो रिमूव होता है हमारे पास और ईस्टर बन जाता है हमारे पास एंड वाटर रिलीज हो जाता है। इस रिएक्शन को हम ओवरऑल ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। कई बार केमिस्ट्री में हम सेकंड ईयर की बुक पे अगर हम फंक्शनल ग्रुप का पढ़ें तो वहां पे भी स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन या डेरिवेशन मौजूद होती है। ओवरऑल इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहा जाता है।
यहाँ पे अब ग्लाइसरोल को डिफाइन किया गया है। इसके बारे में लिखा गया कि ग्लाइसरोल क्या होता है। ग्लाइसरोल एक ऐसा एल्कोहल है जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यानी OH ग्रुप मौजूद है। ग्लाइसरोल के बारे में लिखा है कि ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल विच कंटेन्स द 3 कार्बन एटम्स ईच बियर्स एन OH ग्रुप। ग्लाइसरोल का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसमें 3 कार्बन एटम्स आपके पास मौजूद हैं और हर कार्बन एटम के पास OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। फैटी एसिड को डिफाइन किया गया है। फैटी एसिड को डिफाइन करने के साथ साथ कहा गया कि फैटी एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है हाइड्रोकार्बन के साथ। तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये फैटी एसिड है आपके पास और यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। ये देखिए C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है। फैटी एसिड के बारे में लिखा हुआ कि इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 2 से 30 तक, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह करके इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फैटी एसिड के बारे में लिखा हुआ कि फैटी एसिड का फार्मूला क्या होता है RC डबल बॉन्ड OH, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और R जो होता है वो हाइड्रोकार्बन टेल होता है। इस रिएक्शन को आप देखिएगा, इस पिक्चर में कहा जा रहा है कि जब फैटी एसिड ग्लाइसरोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ग्लाइसरोल में से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया जाता है और फैटी एसिड में से OH ग्रुप को रिमूव किया जाता है। जब ये तीनों OH और H ग्रुप रिमूव होता है तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास ट्राइग्लाइसरोल बन जाता है। ट्राइग्लाइसरोल का मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास 3 ग्लाइसरोल एसिड मौजूद है। इस रिएक्शन को उन्होंने फर्दर अलग अलग करके ऐसे एक्सप्लेन किया कि अगर एक 1 फैटी एसिड जो है वो 1 ग्लिसरॉल के साथ रिमूव करता है तो एक हमारे पास वाटर रिमूव होता है, जिसे हम मोनोग्लाइसरोल कहते हैं। ये दूसरे रिएक्शन में कहा जा रहा है कि अगर 2 फैटी एसिड जो होते हैं वो 2 ग्लाइसरोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, हम इसे डाइग्लाइसरोल या डाइग्लाइसराइड कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास 3 ग्लाइसरोल जो है 3 फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ट्राइग्लाइसरोल बनता है या ट्राइग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। ओवरऑल कहा जा रहा है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है ट्राइग्लाइसरोल, इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। और न्यूट्रल लिपिड इसको कहने की जरूरत है कि तमाम के तमाम OH ग्रुप्स जो हैं वो तमाम के तमाम OH ग्रुप्स हमारे पास ग्लाइसरोल के मौजूद हैं, उनको फैटी एसिड्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, कवर कर लिया, तो हमारे पास कोई OH ग्रुप नहीं बचा, चार्ज बियरिंग OH ग्रुप नहीं बचा। तो इसलिए हम इसे न्यूट्रल भी कहते हैं क्योंकि न्यूट्रलिटी हमारे पास शो हो चुकी है, OH ग्रुप चार्ज बियरिंग ग्रुप हमारे पास रिमूव हो चुका है। देन हमारे पास बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज इन द टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, टाइप्स और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम फैटी एसिड्स की। टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा कि हमारे पास ओवर 30 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं। फैटी एसिड्स की लेंथ जो होती है वो वेरी करती है। हमने कहा था कि 2 to 3 30 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। एसिडिक एसिड जिसमें 2 कार्बन मौजूद है और ब्यूट्राइक एसिड जिसमें 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, ये सिंपल फैटी एसिड्स हैं। इसी तरह पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड जिसमें 16 कार्बन एटम्स और 18 कार्बन एटम्स मौजूद हैं, तो ये कॉमन फैटी एसिड्स हैं। देन हमारे पास लिखा है कि प्रोटीन्स फैटी एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कार्बन एटम्स के साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। अगर कार्बन की चेन बढ़ती जाती है तो मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। जाहिर सी बात है, जितनी कार्बन की चेन ज़्यादा होगी इतना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमें मेल्ट करने में टाइम लगेगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ती जाती है, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता जाता है हमारे पास। फैटी एसिड्स के बारे में लिखा है कि ये या तो सैचुरेटेड होते हैं या तो अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। ऐसा लिखा है कि ऐसा फैटी एसिड जिसमें इंटरनल कार्बन एटम के पास हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप्स होने हम सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं क्योंकि इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद होते हैं, जैसे कि पाल्मिटिक एसिड की बात की जा रही है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, कहने का मतलब ये कि हायर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एनिमल्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में लिखा है कि हैव 1 और मोर पेयर्स ऑफ द कार्बन एटम्स जॉइंड विद अ डबल बॉन्ड, यानी अगर आप ओवरऑल में आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो मैं कहूँगी कि अगर सिंगल बॉन्ड आपके पास कहीं मौजूद हो तो आप उसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कह सकते हैं, और अगर आपके पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आप उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। 10th की बुक में टेंथ की जो केमिस्ट्री की एक बुक है, फंक्शनल ग्रुप का चैप्टर है, उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। कहा गया कि सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और डबल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है, ठीक है। ओलिक एसिड इसकी मिसाल दी गई है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं और ज़्यादा प्लांट लिपिड्स में कॉमन होते हैं। तो FSC लेवल पे बच्चे जो होते हैं इसको यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हैं अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड का, कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर है, ये एनिमल्स में कॉमन होते हैं, ये प्लांट्स में कॉमन होते हैं। इनकी एक मिसाल दे सकते हैं और आप उसकी डेफिनेशन के साथ कर सकते हैं, तो अच्छे से इसको आप डिफ्रेंशिएट करके कर सकते हैं। ट्राइग्लाइसराइड कंटेनिंग द हाइड्रोकार्बन चेन मेल्ट एट द लोअर टेम्परेचर, ऐसा ट्राइग्लाइसराइड जिसके पास हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो लोअर टेम्परेचर पे मेल्ट करता है। दिस इज यूजफुल इन द लिविंग थिंग्स में ये प्रोसेस जो है वो यूजफुल है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेना चाहूंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।